हेलो एंड वेलकम टू द इंडिया न्यूज़ डिस्ट्रॉयर। दिस इज चेतन और इसे इस देश का दुर्भाग्य नहीं तो और क्या कहा जाएगा कि भारत के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की बात कर रहा हूँ मैं। उनको अपने लिए देश में जगह नहीं मिल रही है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जो ना होता तो पता नहीं इस देश का क्या होता। उनके ऊपर राजनीति होने लगी है। एक ऐसा प्रधानमंत्री जिनको कुर्सी की कभी चाह नहीं थी, कभी चिंता नहीं थी। उन्हें फिक्र थी इस देश की, उन्हें फिक्र थी भारत के लोगों की, उन्हें फिक्र थी देश के भविष्य की। लेकिन क्या हम सच में उनका सम्मान करते हैं? क्या सच में इस देश ने उनको जो सम्मान मिलना चाहिए वो दिया है? आपने भी कई बार ये देखा होगा कि उनको रिमोट कंट्रोल प्राइम मिनिस्टर कहकर बुलाया जाता था। कभी कभी उनको साइलेंट प्राइम मिनिस्टर कहकर पुकारा जाता था। लेकिन वो क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करते थे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। वो बड़ी बड़ी डींगे नहीं हाँकते थे। वो लंबी लंबी फेंकते नहीं थे जिसे कोई लपेट ही ना पाए। जबकि वो इन सभी बातों को इग्नोर करते हुए हमेशा कहते रहते थे कि बंटवारे के टाइम इस देश ने एक बेघर हुए छोटे बच्चे को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया। इतने अच्छे विचार वाले व्यक्ति को अगर आप सम्मान नहीं दे सकते तो कम से कम उनका अपमान तो मत कीजिए। ताजा वाक्य आप समझोगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश की राजनीति कितनी गिर चुकी है। मनमोहन सिंह की याद में कांग्रेस ने केंद्र सरकार को एक पत्र लिखा जिसमें यह कहा गया था कि उनके लिए स्मारक बनवाया जाए। लेकिन सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कांग्रेस का ऐसा मानना है कि मनमोहन सिंह का अंतिम संस्कार ऐसी जगह पर करना चाहिए था जहां पर उनका स्मारक बनवाया जा सके। मतलब यहाँ पर राजघाट की बात हो रही है। राजघाट पर क्या होता है, जितने भी प्रधानमंत्री होते हैं, जो बड़े बड़े नेता होते हैं, उनका स्मारक बनवाया जाता है। लेकिन उन्हें फिलहाल राजघाट जगह नहीं मिली, उन्हें निगम बोध ले जाया गया। राहुल गांधी की तरफ से इस पे ये बोला गया है कि सरकार ने ऐसा करके मनमोहन सिंह को पूरी तरह से अपमानित किया है। फिर उसके बाद दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बीच में आते हैं। उन्होंने भी यही बोला है कि मनमोहन सिंह के लिए जगह क्यों नहीं दी जा रही है। हालांकि बाद में सरकार ने यह कहा है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की स्मृति में स्मारक बनवाने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका था। और गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को यह बात बताई भी थी कि सरकार ने स्मारक बनवाने का फैसला किया है और भूमि अधिग्रहण, ट्रस्ट के गठन और भूमि हस्तांतरण जैसी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद उनका स्मारक बनवाया जाएगा और ये काम उचित तरीके से, अच्छे से और जल्द से जल्द किया जाएगा। लेकिन मनमोहन सिंह के जाने के बाद देश इतनी डर्टी पॉलिटिक्स क्यों कर रहा है, खासकर बीजेपी और कांग्रेस के बीच? इसे समझ पाना पूरी तरह से नामुमकिन है। क्योंकि जब सभी प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट को राजघाट ले जाया जाता है तो मनमोहन सिंह को क्यों नहीं ले जाया गया? बहुत सारे लोग इस पर यह बोल रहे हैं कि कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि उन्होंने नरसिम्हा राव के साथ कैसा दुर्व्यवहार किया, उन्होंने प्रणब मुखर्जी के साथ क्या किया। दूसरी ओर लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि ये सिख समुदाय का सीधा सीधा अपमान है, क्योंकि मनमोहन सिंह देश के पहले अल्पसंख्यक, पहले सिख प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने भारत की सेवा की थी। क्या इसके पीछे कोई राजनीति खेली जा रही है? क्या इस देश की पॉलिटिकल पार्टी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वो भारत के प्रधानमंत्री थे, वो कांग्रेस के थे, वो सिख से थे, ये बात अलग है। लेकिन सबसे बड़ी बात, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर निस्वार्थ भाव से काम किया है। हमें ये बात याद रखनी चाहिए। भारत में उन्होंने क्या क्या रिफॉर्म किए ये बात मैटर करती है, लेकिन इससे भी ज्यादा बात जो मैटर करती है वो ये है कि उन्होंने जिन परिस्थितियों में ऐसा किया उसका हमें सम्मान करना चाहिए। 2014 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एक बात बोली थी कि मुझे नहीं लगता कि मैं कमजोर प्रधानमंत्री हूँ, इतिहास ही मेरा सही मूल्यांकन करेगा, बजाय समकालीन मीडिया और विपक्ष के। 1990 के दशक की बात है। भारत अपने सबसे गंभीर आर्थिक संकटों से जूझ रहा था। खाड़ी युद्ध चल रहा था। देश की अर्थव्यवस्था पूरी चरमरा गई थी। कर्ज के बोझ के तले भारत दबा हुआ था। देश का पूरा खजाना खाली होने वाला था। हमारा विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो चुका था। सिर्फ इतना ही पैसा बचा था कि हम सिर्फ 2 से 3 सप्ताह का सामान आयात कर पाए। रुपया तेजी से गिर रहा था। राजकोषीय घाटा हमारी जीडीपी के लगभग 8% से ज्यादा पहुंच गया था। मतलब भारत की जितनी आय नहीं थी उससे करीब 9% ज्यादा भारत पैसे खर्च कर रहा था। फिलहाल ये रेशो 4 से 5% का है। इसी के साथ देश में पुरानी सोच थी। हमारा देश पुरानी नीतियों के साथ चल रहा था, लेकिन उसे बदलने का समय आ गया था। 1991 में पहले बजट भाषण के टाइम मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि पृथ्वी पर कोई भी शक्ति उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया हो। वो भारत की बात कर रहे थे। लेकिन उस समय मनमोहन सिंह का किसी ने साथ नहीं दिया था। उनकी पॉलिसी को बुरी तरह क्रिटिसाइज किया गया। कोई ये बोल रहा था कि वित्त मंत्री ने भारत को गिरवी रख दिया। कोई ये बोल रहा था कि विदेशी ताकतों के मुताबिक देश की नींव रखी जा रही है। लेकिन मनमोहन सिंह जानते थे वो क्या कर रहे हैं। उनके पास एक क्लियर विजन था देश को इस आर्थिक संकट से बचाने के लिए। उन्होंने एज ए लीडर खुद एक इनिशिएटिव ली और सबके विरोधों के बावजूद अकेले ही चल पड़े भारत को उबारने के लिए। आप कल्पना करके देखिए
कितना मुश्किल वक्त रहा होगा जब आप बदलाव करना चाहते हो लेकिन आपको रोका जाता है। आप कुछ अलग करने जाते हो, आपको रोका जाता है। आपके सामने रास्ता हो सब कुछ सही करने का, लेकिन पुरानी सोच के ढर्रे पर बैठे कुछ लोग बदलाव करना नहीं चाहते। देश की नौकरशाही आपके विरोध में खड़ी हो, ऊपर से देश के ऊपर इतनी सारी समस्याएं। ऐसे टाइम में इतनी बड़ी रिस्क लेना किसी छोटी मोटी पर्सनालिटी के बस की बात नहीं होती। इसीलिए वो एक ग्रेट लीडर थे, इसीलिए पूरा देश उन्हें रिफॉर्मर बोलता है। और आज हम जिस इकोनॉमी के नाम पर डंका पीटते हैं, उसका आधार मनमोहन सिंह के बिना संभव ही नहीं हो पाता। उन्होंने उस वक्त उदारीकरण, निजीकरण जैसे कदम उठाए। अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 2004 से 2014 तक भारत 10वें स्थान से उठकर दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया। लाखों लोगों का जीवन सुधरा है। गरीबी का स्तर अचानक से कम हुआ था। उदारीकरण किया जब लाइसेंस राज खत्म हुआ। बिजनेस शुरू करने के लिए प्रक्रियाओं को और सरल बनाया गया। हमने विदेशी निवेश के दरवाजे खोले, विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित किया, कर ढांचे को और सरल बनाया गया, पारदर्शी बनाया गया, बाजार आधारित अर्थव्यवस्था के सिद्धांत लागू किए गए, ग्रामीण रोजगार पर बल दिया गया जो कि अभी खतरे में है। गरीबी को खत्म करने के लिए मनरेगा जैसे कार्यक्रम चालू किए, तब जाकर भारत इस आर्थिक संकट से बाहर निकल पाया। इनके टाइम भारत ने हिस्टोरिक इकोनॉमिक ग्रोथ देखी जो करीब 8% के आसपास थी। जब 2008 में वैश्विक मंदी आई थी तो उन्हें भारत को बचाने का श्रेय दिया जाता है, वरना भारत कभी का बर्बाद हो चुका होता। बात सिर्फ इकोनॉमिक रिफॉर्म की नहीं है, उन्होंने डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी बहुत सारे कदम उठाए, जैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, जिसे हम आरटीआई एक्ट कहते हैं। उन्होंने भारत के लोगों को शक्ति दे दी कि वो अधिकारियों को जवाबदेह बनाए, उनसे सवाल पूछे। वो राइट टू एजुकेशन एक्ट लेके आई, जिसमें 6 से 14 साल के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था। अमेरिका के साथ इंडिया की जो सिविल न्यूक्लियर डील थी, उसके लिए भी उनको जाना जाता है, जिसने भारत को वैश्विक परमाणु शक्ति के रूप में स्थापित किया। 2008 में जब ये समझौता हुआ, इसने भारत को वैश्विक परमाणु प्रौद्योगिकी और नागरिक उद्देश्यों के लिए ईंधन तक पहुंच प्रदान की। उस समय जब देश की ऊर्जा की जरूरतें तेजी से बढ़ रही थी, लेकिन सप्लाई नहीं मिल रही थी, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा था। ना ही हमने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बावजूद भी हम अमेरिका के साथ सिविल न्यूक्लियर डील को साइन करने में सफल रहे। जब ये डील हुई थी तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की तारीफ की जा रही थी, लेकिन भारत में घरेलू स्तर पर इसका विरोध हो रहा था। सरकार से जिन लोगों को समर्थन मिल रहा था, उन्होंने समर्थन वापस ले लिया था, क्योंकि उनका ये तर्क था कि अमेरिका भारत की स्वतंत्र विदेश नीति को कमजोर करेगा। कोई ये बोल रहे थे कि हम सरकार को साम्राज्यवादी हितों के लिए भारत की संप्रभुता को बेचने की अनुमति नहीं देंगे। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके उनकी सरकार गिरने से बच गई और उन्होंने अपने कार्यकाल को आगे बढ़ाया। हालांकि उनका दूसरा कार्यकाल जरूर सवालों के घेरे में था, क्योंकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप पड़ रहे थे। सरकार डिसीजन बहुत धीरे धीरे ले रही थी। 2G घोटाला आपने नाम सुना होगा, कोयला ब्लॉक घोटाला आपने नाम सुना होगा। इन सभी के चलते इनकी सरकार सवालों के घेरे में आ गई थी। लेकिन फिर भी हमें उन्हें आधुनिक भारत के निर्माता के तौर पर देखना चाहिए। उन्हें वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो हर प्रधानमंत्री को मिलती है। लेकिन भारत में राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि हम उन्हीं लोगों की इज्जत नहीं कर रहे जिन्होंने देश के लिए इतना कुछ किया। सो आज के लिए इतना ही। टेक केयर एंड थैंक यू।